अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर और सलामती की पॉलिसी के आला नुमाइंदे काजा कलस ने कहा है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होगा। कैलस ने बेल्जियम के दौलतमंद ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के दिफाई सरबराह इजलास से कल प्रेस को बयान दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय ममालिक में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से मुतालिक बयानात के बारे में एक सवाल के जवाब में कैलस ने कहा है कि हम इनकी बातों को गौर से सुन रहे हैं और अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। ताहम एक बात में वाज़ेह है कि तिजारती जंगों का कोई फ़ायदा नहीं है। काजा कैलस ने बयान किया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर अमेरिका तिजारती जंग शुरू करता है तो फ़ायदा उठाने वाला फरीक चीन ही होगा। हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। हमें अमेरिका और अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। आज की मीटिंग में दिफाई अखराजात में इजाफे के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किए जाने का जिक्र करते हुए कैलस ने यूरोप के दिफा को मजबूत बनाने में बरतानिया और अमेरिका के साथ ताउन की अहमियत की निशानदेही की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको पर भी महसूलात आयात करने की तौसीह करते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन हद पार कर चुकी है। ट्रंप ने मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड यूजर एयरफोर्स बेस पर सहाफियों से बात की। मैक्सिको और कनाडा पर आयत कस्टम ड्यूटी का जायजा लेते हुए ट्रंप ने एक सवाल किया, क्या महसूलात में तोसी की जाएगी, के जवाब में कहा कि हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगेगा क्योंकि उन्होंने हमसे फायदा उठाया और हमें $300 बिलियन से ज्यादा का खसारा हुआ है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका से मुकामी मसनूआत नहीं खरीदती, यूरोपीय यूनियन ने हद उबूर कर ली है। ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन को टैरिफ के बारे में कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, लेकिन ये जल्द लागू हो जाएंगे। बरतानिया ने भी हद से तजावीज़ किया है, लेकिन यह मसला आसानी से हल किया जा सकता है। कनाडा और मैक्सिको पर आया टैरिफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने टैरिफ मुकर्रर किया और मुझे यकीन है कि वो वाजिबुल अदा रकम अदा करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर दारुल-हुकूमत वाशिंगटन के दौरे पर है। तौक़्क़ा है कि नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ सतह स्ट्रेट कॉफ से मुलाकात करेंगे और मंगल को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तौक़्क़ा की जा रही है कि गाज़ा, जंगी कैदी और ईरान नेतन्याहू और ट्रंप के एजेंडे पर होंगे। वाशिंगटन रवानगी से कबल नेतन्याहू ने दावा किया कि वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमलों से मशरिक़ सतह का चेहरा बदल रहे हैं और ये फैसला नए नक्शा खींच रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि लेकिन मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने से हम इस नक्शे को मजीद बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमास ने कहा है कि इसराइल की जानिब से शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे में जेनिन पनागज़ीन कैंप में मकानात को हवा में उड़ा देना फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी का तसलसल है। हमास ने इजरायली फौज की जानिब से जेनिन में घरों पर बमबारी के हवाले से बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि जेनिन में ज़बरदस्त धमाके और कई मकानात को उड़ाना इस बात का सबूत है कि मगरबी किनारे में हमारे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। वाज़ेह कि बैनुल-अक़वामी खामोशी और इसराइल की तरफ से किए गए जंगी जराइम के लिए जवाबदेही न होने की वजह से इसराइल मगरबी किनारे में भी वही जराइम कर रहा है जो इसने गाज़ा में किया था। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि फ़लस्तीनी अवाम काबिज़ इसराइल के सामने हथियार नहीं डालेंगे और फ़लस्तीनी वजूद को निशाना बनाने वाले इसराइल के जराइम के खिलाफ मज़ामत को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई गई। कहा गया कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों पर इसराइल के हमले और जो तबाही उन्होंने छोड़ी है वह आज़ादी के रास्ते पर मज़ामती कार्रवाइयों को हवा देगी। अरब और इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी को मुखातिब करते हुए बयान में इनसे मुतालबा किया गया है कि बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरात से दोचार करने के लिए काबिज़ इसराइल के जराइम को रोकने के लिए अपनी तारीख़ी जिम्मेदारियाँ संभालें। 19 जनवरी को गाज़ा में जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से और ख़ास तौर पर जेनिन पर हमला करते हुए जेनिन में 20 से ज़ायद मकानात को धमाकों से मुनहदिम कर दिया है। हमास ने गाज़ा की पट्टी को एक आफतज़दा इलाका करार देते हुए गैर मामूली तबाही का इंतबाह देते हुए कहा कि इसके 24 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां खतरे में हैं क्योंकि वसी पैमाने पर तबाही जारी है और ज़रूरी वसाइल ख़त्म हो चुके हैं। एक प्रेस बयान में हमास के मीडिया ऑफिस ने कहा कि गाज़ा में 61,709 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 47,487 की अस्पतालों में मौत की तस्दीक हुई है, जबकि 14,222 अफराद मलबे तले लापता हैं। बयान में बताया गया है कि जख्मियों की तादाद 1,11,588 तक पहुँच गई है। इस तनाज़े ने 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया है, जिनमें से अक्सर मुतअद्दिद बार नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। दफ्तर ने इत्तला दी कि जंग में 4,50,000 हाउसिंग यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 1,70,000 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इस वहशियाना जंग ने हिफ़्ज़ान सेहत के निज़ाम को भी मफलूज कर दिया है, जिससे 34 अस्पतालों और 80 सेहत के मराकिज़ को बंद करना पड़ा। बयान में सनती, तिजारती, ज़रई, हिफ़्ज़ान सेहत, तालीम और मवासलात के शोबों की तबाही का हवाला देते हुए $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के मुआशी नुकसान का तखमीना लगाया गया। बयान में खबरदार किया गया है कि गाज़ा की जारी इजरायली नाकाबंदी इंसानी सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब कर रही है, जिसके नतीजे में खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो रही है, जिससे लाखों जानें खतरे में हैं।
قاہرہ کا غازہ کی تعمیر نو کا ویژن واضح ہے، جس میں کسی فلسطین کے غازہ کو چھوڑنا شامل نہیں ہے۔ بدر عبداللطیف نے جبوتی کے اپنے ہم منصب محمد علی یوسف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ ہم غازہ کی تعمیر نو کے لیے ایک واضح ویژن رکھتے ہیں۔ اس معاملے پر ہمارا عرب اتفاق رائے ہے۔ ہم اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کو پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے جو قابل اعتماد سیاسی عمل کے آغاز کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ مرحلہ تشدد اور جارحیت کی اقساط کو دوبارہ روکنے کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں استحکام اور سلامتی کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے غازہ کی پٹی میں جلد بحالی کے لیے فوری طور پر امداد کے داخلے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر پینے کے پانی، صفائی اور صحت کے شعبوں میں فوری بحالی کے لیے فوری منصوبوں پر عمل درآمد کو اہم قرار دیا۔ بدر نے کہا کہ مصر اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے تعاون سے ایک منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی تدفین کا اعلان 23 فروری کو کرنے کا اعلان کیا۔ حسن نصر اللہ کو 5 ماہ قبل بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ حسن نصر اللہ کو 27 ستمبر کو قتل کیا گیا تھا اور ایک مذہبی فتوے کے مطابق انہیں خفیہ اور عارضی طور پر دفن کیا گیا تھا۔ گروپ کے عہدیداروں نے سیکورٹی کی صورتحال کو عہدیداروں اور علماء کے لیے غیر محفوظ تصور کیا تھا کہ وہ عوامی طور پر ان کی لاش پر ماتم کرتے دکھائی دیں۔ نعیم قاسم نے ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے اجتماعی جنازے کے لیے 23 فروری کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس تقریب میں پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے سابق سربراہ ہاشم صفی الدین کا جنازہ بھی شامل ہوگا، جو اکتوبر کے اوائل میں اسی طرح کے اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ نعیم قاسم نے پہلی بار انکشاف کیا کہ صفی الدین کو نصر اللہ کی جگہ سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا تھا، لیکن ان حوالے سے اعلان سے پہلے ہی انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حسن نصر اللہ کو بیروت کے جنوب میں اور صفی الدین کو جنوبی لبنان میں ان کے آبائی شہر میں دفن کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی کے مشیر اور سربراہ عوردہ علماء بورڈ کے رکن شیخ عبداللہ بن سلیمان منی نے کہا ہے کہ فلکی حساب کے اعتبار سے 1 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ فلکی نقشوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان مبارک 29 دن ہوگا اور 29 مارچ کو آخری روزہ ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ اندازہ فلکی حساب سے ہے، جبکہ 1 رمضان کا باقاعدہ اعلان اور اس کے اختتام کی اطلاع سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلکی نقشوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ 29 رجب کو رات 3:44 پر ہلال کی پیدائش ہوگی۔ رمضان کا ہلال سورج غروب ہونے کے بعد کم و بیش 32 منٹ پر افق پر رہے گا، جس کے باعث اس کا مشاہدہ آسان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح شوال کا چاند 29 رمضان کو سورج غروب ہونے کے بعد ہلال 7 منٹ تک سامنے آ جائے گا۔ شام کے عبوری صدر احمد شرح عمرہ ادا کرنے ریاض سے جدہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وہ ہمراہ وفد کے ساتھ جدہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ قبل ازیں شامی صدر احمد شرح ریاض سے روانہ ہو گئے۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز نے انہیں الوداع کیا۔ شامی صدر احمد شرح کو الوداع کرنے والوں میں وزیر مملکت محمد بن عبد الملک آل شیخ، ایوان شاہی کے مشیر خالد بن فرید اور شام میں سعودی سفیر فیصل مجفل بھی تھے۔ قبل ازیں شامی صدر احمد شرح نے سعودی ڈیٹا اینڈ AI اتھارٹی صدایا کے صدر دفتر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہیں صدایا میں فراہم کی جانے والی خدمات اور نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کرایا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سرکاری دورے پر جاپان پہنچ گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان جاپانی ہم منصب ایوایا ٹیکچی سے ملاقات کریں گے۔ دونوں وزراء خارجہ سعودی عرب اور جاپان اسٹریٹجک مکالمے کے دوسرے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب اور جاپان کے تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شیخ دعیج ابراہیم صبا کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصبا کو تعزیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہمیں شیخ دعیج ابراہیم صبا کی وفات کی افسوسناک خبر ملی۔ سعودی قیادت نے کہا کہ ہم آپ سے متوفی کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے دکھ میں شریک ہیں۔ سعودی قیادت نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ متوفی کی رحمت و مغفرت کریں اور بلند درجات عطا فرمائیں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان سے جرمنی وزیر خزانہ یورو کوکس نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزراء نے سعودی عرب اور جرمنی کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں وزراء نے 2021 میں صاف توانائی کے شعبے میں تعاون کی یادداشت کی بنیاد پر گرین ہائیڈروجن کے شعبوں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سعودی اور جرمنی وزراء نے گرین ہائیڈروجن کے شعبے میں تعاون کی یادداشت پر دستخط کی نگرانی کی، جس کی بنیاد پر سعودی عرب 2030 تک 200 ٹن
ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने और यूरोप बरामद करने का काबिल होगा। मुआहदे के मुताबिक जर्मन कंपनी यूरोप में सऊदी अरब में तैयार होने वाली ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। ये मुआहदा सऊदी अरब की तरफ से साफ तोनाई के अखराज और इस्तेमाल के अलावा बरामद करने के हदफ की तरफ अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले आइन के मुताबिक हुए हैं और इसके हौसला अफजाई होनी चाहिए। आज पीर को इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफबरदारी की तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वालों को जजेस तैनात नहीं किया, ये जजेस पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर मंगल को 4 रोजा दौरे पर बीजिंग रवाना हो रहे हैं। आज पीर को वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर आसिफ अली जरदारी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चैंग और सीनियर चीनी रहनुमाओं से बीजिंग में मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक सदर जरदारी का दौरा चीन 4 से 8 फरवरी तक होगा। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन और चीन पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर बातचीत होगी। चीनी सदर की खुसूसी दावत पर सदर आसिफ अली जरदारी हरबन में 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत करेंगे।